नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द जीएस वर्ल्ड। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान की विशेषताएं। आज हम भारतीय संविधान की विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने संविधान सभा का गठन कब किया गया, किस प्रकार किया गया, और जब संविधान सभा का गठन किया गया तब उसमें कितने सदस्य थे, कौन कौन से सदस्य थे, कितनी समितियाँ थीं, इन सब के बारे में पढ़ा था। और आज हम भारतीय संविधान की विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। संविधान की विशेषताओं में सबसे पहली विशेषता यह है कि भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। कई बार एग्ज़ाम में यह क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि विश्व का सबसे बड़ा और सबसे लंबा संविधान कौन सा है, तो भारतीय संविधान। भारत के संविधान में केंद्र सरकार, राज्य सरकार, प्रशासनिक सेवाएं और निर्वाचन आयोग इत्यादि मतलब प्रशासन से संबंधित सभी विषयों पर विस्तार से लिखा गया है। हमारे भारत के संविधान में निरंतर संशोधन होते रहते हैं और उन्हीं संशोधन के कारण हमारे संविधान का आकार धीरे धीरे और विस्तृत होता जा रहा है। इसी वजह से भारत के संविधान का आकार और बड़ा है और इसी वजह से भारत के संविधान को विश्व का सबसे बड़ा संविधान कहा जाता है। जब संविधान सभा का गठन किया गया था तब 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियाँ और 22 भाग थे। फिर धीरे धीरे करके संशोधन होने के कारण अनुच्छेद ए, बी, सी करके आज करीब हमारे पास 450 के आसपास अनुच्छेद हैं, लेकिन मुख्य रूप से है 395 ही जाना जाता है। और अनुसूचियाँ पहले 8 थी, अब अनुसूचियों की संख्या है 12। भाग पहले 22 थे, अभी भी 22 हैं। तो भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। संविधान की विशेषताओं के बारे में अब हम आगे बढ़ते हैं। तो दूसरी विशेषता है भारत का संविधान लिखित संविधान है। देखिए, दो तरह के संविधान होते हैं, एक लिखित संविधान और एक अलिखित संविधान। तो लिखित संविधान की बात करें तो जैसे अमेरिका, भारत, इन सब का संविधान कैसा है, लिखित संविधान। और अलिखित संविधान की बात करें तो जैसे ब्रिटेन, इजराइल, इन सब का संविधान कैसा है, अलिखित है। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान में विभिन्न संविधानों का समावेश है। देखिए, जब संविधान सभा का गठन हुआ था और संविधान के जब बनने की बात आई तो संविधान सभा के जो सदस्य थे वह यह चाहते थे कि भले ही संविधान को बनने में लंबा वक्त लगे, लेकिन हमारा जो संविधान हो वह इतना मजबूत, कठोर और सशक्त बने ताकि कोई भी इसका उल्लंघन न कर सके, कोई भी संविधान के नियमों का उल्लंघन न कर सके, और हमारा संविधान इतना अच्छा बने कि यह अनंत काल तक दिन पर दिन देश को विकास की ओर ले जाए। इसी वजह से संविधान सभा के सदस्यों ने कई देशों के संविधान का अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद कई देशों से कुछ कुछ रूल्स रेगुलेशंस लिए और अपने संविधान में इंक्लूड किए। तो करीब 10 देशों से नियम कानून लिए गए हैं और हमारे संविधान में डाले गए हैं। तो कौन कौन से वो देश हैं, ब्रिटेन, कनाडा, अमेरिका, पूर्व सोवियत संघ, आयरलैंड, जापान, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका, जर्मनी और फ्रांस। इन 10 देशों से नियम कानून लिए गए हैं और हमारे संविधान में इंक्लूड किए गए हैं। दोस्तों, मैं एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें यह बताऊंगी कि इन देशों से मतलब किस किस देश से कौन कौन से रूल्स रेगुलेशंस लिए गए हैं और संविधान में इंक्लूड किए गए हैं। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। संविधान की अगली विशेषता है कठोर एवं लचीला संविधान। हमारे भारत का संविधान न तो अमेरिका के संविधान की तरह कठोर है और न ही इंग्लैंड की संविधान की तरह लचीला है, बल्कि कठोर और लचीला दोनों है, दोनों का सम्मिश्रण है। कहने का तात्पर्य यह है कि भारत का संविधान कठोर भी है और लचीला भी है। अब थोड़ा सा हम कठोर और लचीला संविधान के बारे में जान लेते हैं कि कठोर संविधान किसे कहते हैं और लचीला संविधान किसे कहते हैं। देखिए, जैसे संविधान की कोई व्यवस्था है, यदि उस व्यवस्था को बदलना बहुत ही आसान है, मतलब हमें कोई रूल चेंज करना है और उसे बदलना बहुत ही आसान है, तो वो दर्शाएगा कि यह लचीला संविधान है। और अगर कोई व्यवस्था है जिसको बदलने का प्रोसीजर बहुत ही लंबा है, बहुत सारे नियम कानूनों को फॉलो करने के बाद वह व्यवस्था को बदला जा सकता है, तो यह दर्शाएगा कि वह कठोर संविधान है। तो भारत का संविधान दोनों है। कैसे? जैसे संविधान में एक कोई व्यवस्था है, उसे हमें बदलना है तो संसद 2/3 बहुमत के साथ उस व्यवस्था को बदल सकती है, तो यह
दर्शाता है कि यह लचीला संविधान है, लेकिन कुछ कुछ नियम ही ऐसे हैं जिनको आसानी से बदला जा सकता है। कुछ कुछ नियम ऐसे हैं जिनको बदलने के लिए 2/3 बहुमत के साथ साथ संसद को आधे से अधिक राज्यों की भी परमिशन लेनी पड़ेगी, तब जाके वह संविधान की व्यवस्था को बदल सकता है। तो जिन व्यवस्थाओं को बदलना कठिन है, यह दर्शाता है कि यह कठोर संविधान है। तो इस तरीके से भारत का संविधान कठोर एवं लचीला दोनों है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अगली विशेषता है संपूर्ण संप्रभुता संपन्न राज्य। भारत का जो संविधान है वो संपूर्ण संप्रभुता संपन्न राज्य है। देखिए कैसे है, मतलब भारत का जो संविधान है वो संपूर्ण संप्रभुता संपन्न राज्य को दर्शाता है। कैसे, मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो संप्रभुता का मतलब जान लेते हैं कि संप्रभुता मतलब क्या होता है। देखिए संप्रभुता मतलब होता है कि कोई भी देश अपने आंतरिक मामलों और बाहरी मामलों के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है, किसी भी विदेशी सत्ता के अधीन नहीं है। कोई भी विदेशी सत्ता उसके निर्णय पर हस्तक्षेप नहीं कर सकता और ना ही कोई विदेशी सत्ता उस देश में आकर अपना शासन कर सकता है। उसी प्रकार भारत अपने आंतरिक मामलों और बाहरी मामलों के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है। कोई भी विदेशी सत्ता भारत के निर्णय पर हस्तक्षेप नहीं कर सकता, ना ही कोई विदेशी सत्ता भारत में आकर अपना अधिकार जता सकता है। भारत पूरी तरह से स्वतंत्र है भारत के फैसलों के लिए। तो कहने का तात्पर्य है कि भारत पूरी तरह से स्वतंत्र राज्य है। तो ये हो गया संपूर्ण संप्रभुता संपन्न राज्य। अब अगला है लोकतंत्रात्मक गणराज्य। लोकतंत्रात्मक गणराज्य को इसे हम थोड़ा सा लॉजिक से समझते हैं। लोकतंत्रात्मक में एक वर्ड आता है लोक। लोक को हम लोक न पढ़ के लोग पढ़ते हैं, मतलब लोकतंत्रात्मक बना लेते हैं। तो इसको समझना और भी आसान होगा। लोकतंत्रात्मक से वर्ड आया लोग, और लोग मतलब होता है जनता। भारत का जो सरकार है वो जनता की सरकार है और जनता के लिए है और जनता के द्वारा ही स्थापित है। कहने का तात्पर्य यह है कि भारत में कैसी सरकार होगी कैसी नहीं, इसका फैसला संसद के सदस्यों के हाथ में होता है। उसके साथ साथ जनता के मतों द्वारा भी होता है। जनता अपने वोट द्वारा अपने मत द्वारा अपनी सरकार चुनती है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि भारत में कैसी सरकार होगी उसका यह चुनने का अधिकार लोगों में होता है, जनता में होता है। तो इस प्रकार भारत हो गया लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। संविधान की अगली विशेषता है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। इसका मतलब समझते हैं। इसका मतलब क्या होता है, देखिए संविधान भारत की प्रत्येक जनता को यह अधिकार देता है कि वह स्वतंत्र रूप से अपना वोट देकर अपनी सरकार चुन सकता है। चाहे वह अमीर हो गरीब हो, चाहे वह देश का कैसा भी व्यक्ति हो, अमीर गरीब किसी भी जाति का हो, वो बिना किसी धर्म जाति का भेदभाव किए बिना अपना वोट देके अपना मत देके अपनी सरकार चुन सकता है स्वतंत्र रूप से। संविधान सबको एक समान अधिकार देता है। तो यह है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। इसके बारे में थोड़ी सी बातें जानेंगे। पहले मतदान देने का जो आयु थी वो 21 वर्ष थी। फिर 61वां संशोधन हुआ और 61वें संशोधन के बाद इस आयु को घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। संविधान की अगली विशेषता है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार के बारे में हम जानेंगे। भारत के संविधान में 6 मौलिक अधिकार हैं। पहला है समानता का अधिकार। इसके बारे में अनुच्छेद 14 से 18 के बीच वर्णित है। समानता का अधिकार क्या होता है, देखिए भारत का संविधान भारत के हर एक व्यक्ति को समान रूप से देखती है, समान अधिकार देती है। चाहे वह व्यक्ति अब भारत का राजा हो या भारत का सबसे गरीब व्यक्ति हो, सभी को एक समान अधिकार प्राप्त है। इसी प्रकार अगला है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में अनुच्छेद 19 से 22 के बीच वर्णित है। इसी तरीके से हमारे संविधान में 6 अधिकार हैं। मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आऊँगी जिसमें मौलिक अधिकार के बारे में विस्तार से बताऊँगी। ठीक है, तो चलिए अगला अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार। यह अनुच्छेद 23 से 24 के बीच वर्णित है। अगला है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। यह अनुच्छेद 25 से 28 के बीच वर्णित है। अगला है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। यह अनुच्छेद 29 से 30 के बीच वर्णित है। और अगला है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यह अनुच्छेद 32 में वर्णित है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसमें क्या होता है कि इन सभी अधिकारों की रक्षा करना इसके अंतर्गत आता है। ठीक है,
चलिए अब हम संविधान की विशेषता के बारे में आगे बढ़ते हैं। संविधान की अगली विशेषता है मौलिक कर्तव्य। भारत के संविधान में कुछ मौलिक कर्तव्य इंक्लूड किए गए हैं। इन मौलिक कर्तव्यों को भारत के प्रत्येक नागरिक को पालन करना होता है। 11 मौलिक कर्तव्य हैं जिनको संविधान के प्रत्येक नागरिकों को पालन करना होता है, जिसमें से कुछ प्रमुख हैं कि संविधान के नियमों का पालन करना चाहिए, राष्ट्रीय ध्वज राष्ट्रगान इनका आदर करना चाहिए, राष्ट्र की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें, सभी लोगों में आपसी भाईचारे की भावना का विकास करें। ये तो कुछ प्रमुख मौलिक कर्तव्य हैं जिनका पालन भारत के सभी लोगों को करने हैं। इस तरीके से करीब 11 मौलिक कर्तव्य मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये हैं 11 मौलिक कर्तव्य जिनका पालन देश के प्रत्येक नागरिक को करना है। देखिए, आप इमेज में देख सकते हैं। प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों को, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करें, देश की रक्षा करें, भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता इन सब की रक्षा करें। ठीक है, इस तरीके से आप इमेज में देख सकते हैं कि 11 मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब अगली विशेषता है संविधान की धर्मनिरपेक्ष राज्य। देखिए, 1976 में 42वां संशोधन हुआ था। उस संशोधन के तहत संविधान में एक वर्ड जोड़ा गया, पंथ निरपेक्ष राज्य, और पंथ निरपेक्ष को ही हम सामान्य बोलचाल की भाषा में धर्मनिरपेक्ष कहते हैं। अब यह होता क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष का मतलब ये होता है कि भारत का कोई भी एक धर्म नहीं होगा, मतलब भारत का कोई भी एक विशेष धर्म नहीं होगा, प्रत्येक व्यक्ति का धर्म होगा, राष्ट्र का धर्म नहीं होगा, प्रत्येक व्यक्ति का धर्म हो गया। जैसे कि कोई हिंदू है, मुस्लिम है, सिख, ईसाई ये है। तो धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष का मतलब है कि भारत का एक धर्म नहीं होगा बल्कि व्यक्ति का धर्म होगा। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम अगली विशेषता देखते हैं, एकल नागरिकता। अगली विशेषता है एकल नागरिकता। एकल नागरिकता यह हमने ब्रिटेन से ली है। इसमें क्या होता है, एकल नागरिकता का तात्पर्य यह है, एकल नागरिकता का तात्पर्य ये होता है कि भारत का व्यक्ति, चाहे वो भारत में कहीं पर भी रहे, किसी भी राज्य में, किसी भी गांव में, किसी भी क्षेत्र में, किसी भी ज़िले में, कहीं पर भी रहे, वह भारत का ही नागरिक कहलाएगा। ऐसा नहीं है कि उसको राज्य के लिए अलग नागरिकता लेनी पड़ेगी, देश के लिए अलग, ऐसा नहीं है। भारत का नागरिक भारत के किसी भी क्षेत्र में रहे, किसी भी कोने में रहे, वह भारत का ही नागरिक कहलाएगा। जैसे कि अमेरिका में क्या है, वहाँ पर दोहरी नागरिकता चलती है। वहाँ पर क्या होता है, जैसे कि कोई व्यक्ति है, वो जिस राज्य में रह रहा है उसे वहाँ की भी नागरिकता लेनी होगी और देश की भी नागरिकता लेनी होगी, ऐसा है। पर भारत में ऐसा नहीं, भारत में एकल नागरिकता, एक नागरिकता चलती है, सिर्फ भारतीय नागरिकता। ठीक है, ये है। चलिए अब हम अगला देखते हैं विशेषता। तो अगली विशेषता है स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका। ये हमने अमेरिका से ली है। देखिए, इसमें क्या होता है कि भारत का जो संसद है और भारत की जो न्यायपालिका है, न्यायपालिका में कैसे फैसले होंगे, कैसे नहीं, ये संसद के अधीन नहीं है। कहने का तात्पर्य ये है कि न्यायपालिका जो भी फैसले लेगी वो संसद के दबाव में आकर या संसद के द्वारा नहीं लेगी। न्यायपालिका के अपने अलग रूल्स रेगुलेशन है, वो अपने फैसले अपने स्वतंत्र रूप से ले सकती है, संसद के अधीन नहीं है। और हमारे देश में न्यायपालिका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, इस तरीके से है। तो हमारे देश की जो न्यायपालिका है वो पूरी तरह से स्वतंत्र है, किसी के भी अधीन नहीं है, संसद के अधीन नहीं है, वो पूरी तरह से स्वतंत्र होकर अपने फैसले लेती है। ये है स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका। अब अगली विशेषता है त्रिस्तरीय शासन। त्रिस्तरीय शासन क्या होता है, देखिए, हर देशों में दो स्तरीय शासन चलती है। जैसे कि राज्य सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार के अलग रूल्स रेगुलेशन, केंद्र सरकार के अलग रूल्स रेगुलेशन। लेकिन जो हमारे संविधान में, हमारे देश में त्रिस्तरीय शासन चलती है। कैसे, राज्य सरकार का अलग,
केंद्र सरकार का अलग और पंचायती राज अलग। कहने का तात्पर्य है कि हर देश में दो स्तरीय शासन चलता है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। लेकिन भारत एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पर त्रिस्तरीय शासन चलता है, राज्य सरकार, केंद्र सरकार और पंचायती राज। गांव वगैरह में पंचायतें होती हैं ना, ये सब है। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या होता है दोस्तों? देखिए, हमारे संविधान को जब भी कोई रूल्स रेगुलेशंस बना रही होती है हमारा संविधान, हमारे लिए मतलब जनता के लिए या किसी भी चीज़ के लिए, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व होते हैं, सिद्धांत होते हैं। हमारी सरकार को उन तत्वों को, सिद्धांतों को, उनके नियमों का पालन करके ही रूल्स रेगुलेशंस या कोई भी निर्णय ले सकती है। कहने का तात्पर्य यह है कि जब सरकार नियम कानून बनाएगी जनता के लिए या किसी के लिए भी, तो कुछ सिद्धांत होते हैं, उन नियमों का पालन करके ही, उन नियमों के अंतर्गत ही वो रूल्स रेगुलेशंस बना सकती, उनसे बाहर नहीं। तो ये है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की कुछ सीमाएं होती है, उन सीमाओं के, उनके दायरे में रहकर ही सरकार नियम कानून बना सकती है। ये है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो ये था हमारा आज का वीडियो। दोस्तों, आपको आज की वीडियो में मेरी आवाज़ थोड़ी सी क्लियर नहीं आ रही होगी, थोड़ी सी मेरी तबीयत ख़राब है, मुझे जुकाम है, इस वजह से जो भी परेशानी हो रही है उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। अब हम अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ आएंगे। उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद दोस्तों।